आप लोग क्या बताना चाहेंगे, क्या इस वक्त कहाँ पर हैं आप? सबसे पहले मैं बहरीन में हूँ इस वक्त और सिटी सेंटर में हूँ, बिकॉज जो हमारा इलाका जहाँ पे ये अटैक हुआ है, हाँ। वो हमारे बोल दिया गया है कि हमें सेफ शेल्टर पे जाना है। तो वी आर गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम दैट लोकेशन। और अभी जस्ट नाउ आप हमसे बात करते हुए हमें दो अभी धमाके और सुनाई दिए हैं। दो इसका मतलब वो धमाके अभी भी चल रहा है। हाँ, और क्या बता पाएंगे आप हमें इस वक्त की स्थिति के बारे में? दो धमाके आप कह रहे हैं अभी भी हो रहे हैं, लगातार आप लोग धमाके सुन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? हाँ जी, सुबह हमारे पास अलर्ट आता है और उसके 15 मिनट बाद ही पहला धमाका होता है। यहाँ पे यूएस इंटरसेप्ट भी कर रहा है, बट कुछ धमाके वो रोक नहीं पा रहा है। और वो बॉम्ब जब गिर रहे हैं तो उनके बेस पे जाके गिर रहे हैं, जिसके बाद हमें इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया जाता है। अभी इवैक्यूएट की पूरी ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें बता दिया जाए कि कहाँ जाना है। सो वी आर गोइंग स्लाइटली अवे फ्रॉम द सिटीज, तो वहां ताकि हम बच पाए। तो अभी मेरी लोकेशन ये ऐसी है कि मैं थोड़ा दूर हूँ, तो मैं सेफ हूँ। और यहाँ पैनिक की सिचुएशन इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ने अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, बट फिर भी आप थोड़ा उनके चेहरे से देख पाते हैं कि हाँ, वो जरूर चिंतित है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। उन्हीं की तरह एक मैं भी हूँ। मैं हूँ भारत हरियाणा से, और मेरा भी रुख यही है कि मैं जाना चाहूंगा जल्दी से जल्दी। अगर हमारे यहाँ पे इंडियन एम्बेसी बता दें, कुछ हमारे लिए प्लान कर पाए कि हाँ, कैसे हम इवैक्यूएट कर पाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, क्या बहरीन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की थी आप छात्रों के लिए या अन्य देशों के नागरिकों के लिए? हमारी इंडियन एम्बेसी ने जारी करी है उनके सोशल मीडिया पे, जिसमें बस इतना बताया गया है कि आप अपने सेफ शेल्टर पे चले जाएं, और उन पे ऐसे कोई हिदायत नहीं आज जारी की है या पहले भी जारी किया गया था? ये आज ही करी गई है, आज ही करी गई है। और जब सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि जब पहला अटैक हुआ है उसके बाद करी गई है, उससे पहले तक नहीं था। इवन अलर्ट भी जब हमारे यहाँ पे आए हैं बहरीन की मिनिस्ट्री से, वो भी बस 15 या 10 मिनट पहले आए हैं, पहले अटैक से। और कुछ ऐसा जो आप बोलना चाहें इस वक्त? हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, जितना दूर हो सके इन धमाकों की जगहों से सुरक्षित रहिए, क्योंकि जहां जहां बेसिस है उन्हीं पर इस वक्त ईरान अटैक कर रहा है। आप घर वालों से बात हो गई है? घर वालों से बात हो गई है? हाँ जी, घर वालों से बात हो गई है, और वो चिंतित है। वो चाह रहे हैं कि भाई मैं जितना जल्दी हो सके वापस आ पाऊँ। सिचुएशन यहाँ पे अभी अंडर कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज ही शुरुआत हुई है, बट होपफुली ये चाहूंगा मैं भी कि अंडर कंट्रोल हो जाए कुछ दिनों में। नहीं होता है तो भारत सरकार से गुहार रहेगी कि हाँ, कुछ हमारे लिए जरूर अलग से फ्लाइट चलाई जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आज के दिन में कोई फ्लाइट नहीं है वापस जाने की। पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है इन इलाकों में? इट लुक्स लाइक दैट। मैं अपना एयरपोर्ट के नजदीक नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा टच में है, ना एडवाइजरी आई है, तो हमें नहीं जानकारी मिल पा रही है। लेकिन मैं फ्लाइट जब चेक करता हूँ तो आज की कोई फ्लाइट नहीं है। अच्छा, फ्लाइट चेक कर रहे हैं तो आज की कोई फ्लाइट नहीं दिख रही है? हाँ जी। आपकी मुश्किल हम लोग समझ सकते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं हम लोग। जितने भी भारतीय अलग अलग जगहों पर हैं, हम सब आपके साथ हैं, और हिम्मत से काम लीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कितना फ्रस्ट्रेटिंग इन लोगों के लिए होगा, कितनी मुश्किल होगी, हम लोग बस यहाँ से बैठे कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इन देशों ने नहीं सोचा था कि ईरान फौरन ऐसा करेगा, और इसी वजह से शायद एडवाइजरी भी नहीं जारी की गई थी। ईरान, इजराइल, ऐसे देशों में तो किया जा रहा था। आप इसके बारे में क्या बताएंगे, और इस वक्त दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी आपको क्या दिख रही है? सबसे पहली बात है कि आपने जो एडवाइजरी की बात करी उसमें बड़ा क्लियर है कि ये सभी जो गल्फ के देश थे, उन्होंने ये बड़ा साफ साफ बोल दिया था कि उनका एयर स्पेस ईरान के खिलाफ यूज़ नहीं होगा। इनफैक्ट एक महीने पहले सऊदी अरबिया के कॉन्फ्रेंस ने खुद फ़ोन करके प्रेसिडेंट को टोकना पड़ रहा है। इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला कर रहा है, ये ईरान का कहना है। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमले के बीच, ये ईरानी सेना का बयान है, वो कह रहे हैं कि हम लगातार ड्रोन से इस वक्त हमले कर रहे हैं। इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। आप तीनों से मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि बीच बीच में खबरें आ रही हैं, तो मुझे आपको बीच में काटना पड़ रहा है। लेकिन ईरान की सेना का ये दावा है इस वक्त। देखिए, ईरान जिस तरह की स्ट्रैटेजी पर चल रहा है उसमें कुछ बातें साफ दिख रही हैं। वो चाहता है कि एक तरफ तो वो इजराइल पर लगातार हमला करता रहे, क्योंकि वो इसी तरह की अपने अटैक पर डिपेंड भी करता है। मल्टीपल मिसाइल्स हो, मल्टीपल ड्रोन्स हो, उनके साथ वो अटैक करता है। दूसरी तरफ वो चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट को भी इसमें वो खींच लाए। अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो उन्होंने बोल दिया था कि हम अपने देश का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिकन को, हाँ, और इजरायलीज को किसी तरह ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। मगर ये जो ईरान की एक स्ट्रैटेजी जो उन्होंने एम्प्लॉय करी है, क्योंकि देखिए ईरान के पास मिलिट्री पावर भले ही 14th-15th रैंकिंग वर्ल्ड मिलिट्री पावर, मगर उसके पास में जब ये लड़ाई चलती है इजराइल और अमेरिका के साथ, नंबर 1 और नंबर 16 के साथ, तो उनके पास में कुछ गेम खेलने के लिए नहीं जाता। तो ये ज़रूरी है उनकी एक सिविलियन कैजुअलिटीज़ जब गल्फ की होंगी, जब उनको हर्ट होगा, उनकी इकॉनमी हर्ट होगी, बिल्कुल हर कुछ तेल के ऊपर है, कंपनीज के ऊपर है, ट्रेड के ऊपर है,
तो सारे के सारे देश मिलकर के अमेरिका को फोर्स करेंगे कि आप ये लड़ाई को बंद करो। ये चल रहा था, ये बैक चैनल अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया सब कोशिश कर रहे थे कि लड़ाई ना हो। मगर जो सबसे बड़ी गलती करी उन्होंने, ये गलती उनको नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी के हिसाब से गलत है, बट उनको लगता है कि शायद सिविलियन कैजुअलिटी से ये हो जाएगा। अमेरिका ने पिछले 2 महीने 3 महीने से पूरी कोशिश करी थी कि ये गल्फ की कंट्रीज जो है उनके साथ हो जाएं, एक कोलिशन ऑफ सॉर्ट हो जाए। एक साथ ये मिसाइल फायर करने के साथ में उन्होंने यकीन कर लिया कि ये कोलिशन ना हो। जो सेकेंड लेवल जो उसकी स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि एक प्रॉक्सी वॉर की जो काबिलियत है इसके पास, ईरान के पास, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास अभी पूरा रिटर्न ऑफ नहीं है। हिजबुल्लाह काफ़ी कब उसकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, बट येट देयर इज़ अ पावर विद इट। दूसरा जो हुतीज़ हैं और कई एलिमेंट्स हैं, उनका जब ये इस्तेमाल करना शुरू करेगा, दैट इज़ द पावर ऑफ खमेनी। जब वो इनको यूज़ करना शुरू करेगा तब एक तहलका मचेगा वो रीजनल वॉर की तरफ। तो अभी एक वो इस तरह के वॉर में क्या कर पाएंगे, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप, क्योंकि आजकल का युद्ध तो जमीन पर तो लड़ा नहीं जाता है जी, तो आप आसमान से युद्ध लड़ा जाता है, तो वहां पर हुती हिजबुल्लाह क्या करेंगे? नहीं, आसमान की जो युद्ध है उस युद्ध के अंदर आपकी जीत नहीं हो सकती है जब तक या तो ईरान के अंदर रजीम चेंज हो, यानी कि लीडरशिप फॉलो। वो भी कैसे होगा? वो तो ईरान के लोगों को ही करना पड़ेगा, वो इस वक्त पर सड़कों पर निकल नहीं सकते। वही 2 चीजें हैं, या तो ईरान की लीडरशिप चेंज हो या उनकी पॉपुलेशन ऊपर आकर के ईरान की लीडरशिप को चेंज करे, और कोई तरीका नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, उन्होंने जो अभी इजराइल से जो गलती हुई है, जो मिनाब में स्कूल को उन्होंने हर्ट किया, उसके वजह से जो बीच में जो आंतरिक विद्रोह वगैरह हो रहा था वो अलग हट करके एक कॉमन एनिमी क्रिएट हो जाएगा। तो कॉमन एनिमी की वजह से यूनिफिकेशन होगा, वो उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, जो रेजिम चेंज के जो रेजिम चेंज के खिलाफ जाएगा। और दूसरी बात जहाँ तक है, अब अगर आप देखिए, मैं ईरान में अगर बैठा हूँ और मुझे कमांड करना है, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन एक है कि मैं इस वॉर को स्प्रेड आउट कर दूं, जिससे कि बाकी कंट्रीज मिल करके, क्योंकि उनकी इकोनॉमी सिर्फ तेल के जरिए चलती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी तेल के जरिए है, और वहाँ मोनार्कीज हैं, तो सभी लोग तो संतुष्ट नहीं होंगे। और जहाँ तक सवाल है कि जो प्रॉस्पेरिटी आती है तो वीकनेस भी आती है। वहाँ कोई किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं है, जब वो देखेंगे बम गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइल्स पेनिट्रेट कर जा रही हैं। जो आपने देखा, जो बहरैन एयरबेस के पास में जो धमाका हुआ है, इसका मतलब वो धमाका हुआ है, मिसाइल ने जाके पास में हिट किया है। तो जो सिस्टम वहां लगे हुए, एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए, मैं थोड़ा अचंभित हूं कि उन्होंने उनको इंगेज कैसे नहीं किया। इट शुड हैव बीन इंगेज्ड, बट वो इंगेज नहीं हुई है, तो पहुंच गई है। ये ईरान के लिए एक सफलता का संकेत है। तो वो कोशिश ये करेंगे, जो उनकी जनरल कोशिश हुई, जो मेरे समझ में आ रहा है कि इजराइल पर अटैक, बच्चा भी बता रहा था कि अभी भी वो 2 धमाके इजराइल पर अटैक करते रहेंगे, ड्रोन्स का अटैक होगा, मिसाइल्स का अटैक होगा। और यहाँ पर दूसरी चीज वो ये करेंगे, अपने जो 3H उनके हैं, जिस भी हालत में है वो इंटरनल अटैक करेंगे। उनके अटैक से अफरा तफरी मचेगी, जो देश है वहां अफरा तफरी मचेगी, और उस अफरा तफरी का फायदा वॉर में होता है। देयर इज अ फॉग ऑफ वॉर क्रिएटेड, जो आपका नैरेटिव है वो बीट होता है। जैसे ये लगता था कि अब अगर अमेरिका और इजराइल मिल गए तो ईरान एकदम ध्वस्त हो जाएगा, पहले दिन ही पस्त हो जाएगा, वो वाली बात नहीं लगेगी, ये चलेगा। और इस तरीके से यू कैन सस्टेन द वॉर एट अ वेरी लो कॉस्ट। अंजर, देखो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने ये सोचा है कि ये लड़ाई अगर लंबी खींचेगी तो एडवांटेज ईरान को है, तो उसने रीजनल वार बनाने की कोशिश की है। जो मिडिल ईस्ट में जितनी भी बेसिस थी अमेरिका की, उन सब पे हमला कर दिया। आप देखें बहरान में जो नेवल हेडक्वार्टर है 5th फ्लीट का, उस पर हमला किया। बहरान जहाँ अल उदय उनका सबसे बड़ी एयरबेस है, UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, सब में इस प्रकार से वो चाहते हैं कि ये रीजनल वार फैले, वो फायदे में। दूसरा वो क्या करेंगे, एक होती रेबल और जो आपके हिजबुल्लाह से हैं उनको भी एक्टिवेट किया। तीसरा स्टेट ऑफ हार्मुज बंद करेंगे। अभी स्टेट ऑफ हार्मुज बंद करते इकॉनमी पूरे वर्ल्ड की डगमगाएगी। 20% ऑयल जाता है, ये सच्चाई है। चीन का भी 60% ऑयल वहां से जाता है, मगर मिडिल ईस्ट में भारत का भी जाता है। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, जो कि सऊदी है, UAE है, इनका भी ऑयल यहीं से जाता है। तो आप देखना किस तरीके से इसका फायदा। दूसरा, होती रिबल जो हैं वो यमन से रेड सी को बंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आप इतने प्रेशर में डाल सकते हैं ईरान को, और ईरान की काबिलियत और क्षमता लंबा लड़ने की। उसके बाद ये यूएस कॉन्सुलेट पर बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मिसाइल को इराक ने इंटरसेप्ट किया है। लेकिन जो नीचे खबर आ रही है, इराक में यूएस कॉन्सुलेट पर रॉकेट हमला। ये देखिए, इसी यही बताता है कि अब यहीं पर ये आ गए हिजबुल्लाह आ गया काम। बिल्कुल, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है पूरा ईरान का, उसमें यही है, इराकी मिलिशिया
और तीनों H, हिजबुल्लाह, हुती और हमास। और यही जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई ये ड्रोन्स और मिसाइल्स वाले अटैक में ये कहाँ आएंगे, तो ऐसे में जमीन पर जो वो कर सकते हैं। रॉकेट का हमला, यूएस कॉन्सुलेट पर इराक में हमला कर दिया है। अब आप समझिए कि किस तरह से गंभीरता इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि इस युद्ध के जो बारूद है वो अलग अलग देशों में इस तरह से पहुंच रहा है, तो मामला बहुत गर्म होगा। अगर यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया है, अभी कितना डैमेज असेसमेंट है वहां पर उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अगर इसमें वो सफल एक बहुत बड़ा हमला कर देते हैं तो यूएस के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वो विड्रॉ भी इससे कर ले। इजराइल भी नहीं करने देगा, और ऐसी ऐसी जो चीजें अब हो रही हैं वो खुद भी उनका फेस सेविंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो इस वक्त बहुत तस्वीर गंभीर हो रही है। एक बार फिर से आपको दोनों चीजें दिखा देते हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि कैसे सबसे पहले आज इजराइल और अमेरिका ने ईरान में किन जगहों पर हमला किया, और उसके बाद से हम आपको दिखा देते हैं कि ईरान ने कैसे खाड़ी के अनेकों युद्ध में, ये हमने दिखा दिया पहले, इससे पहले वो दिखाइए। आज सुबह जब अटैक किया इजराइल और अमेरिका ने, तो ईरान में कहां कहां पर उन्होंने अटैक किया। सबसे पहले राजधानी तेहरान देखिए, यहां पर उन्होंने अटैक किया, और इसी अटैक के जरिए उन्होंने तेहरान, उसके बाद आबिज, उसके बाद से ये जो आप देखें गारंड्रेह, खोरमाबाद, देजफूज और इस्फहान, बुशहर, बंदर अब्बास, ये तमाम जगहों पर आज सुबह सुबह आज ईरान में इजराइल यूएस की एयर स्ट्राइक्स हुई। उसके बाद से पलट दीजिए। अब आइए अगले पर, ईरान क्या करता है। ईरान उसके बाद ये तय करता है कि जितने इधर मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां जहां पर एयर बेसेस और नेवल बेसेस हैं, अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, उन पर हमला करता है। और इसी में वो इराक में अल हरीर एयरबेस पर करता है। मामला और बढ़ गया है क्योंकि वहां पर इराकी मिलिशिया ने रॉकेट मार दिया है यूएस एम्बेसी पर। तो इससे सबसे पहले इराक वाला देख लीजिए। सबसे पहले इराक में हम आपको दिखा रहे हैं, इराक में ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो मैंने सर्कल किया आपके लिए। उसके बाद कुवैत में देखिए, कुवैत में अल सलेम एयरबेस पर ये हमला। उसके बाद से कतर में देखिए अल उदैद एयरबेस, और उसके बाद यूएई जहां पर अल धाफरा एयरबेस, और ये देखिए सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, उधर इजराइल, ये पूरा आपको अगर तस्वीर इस वक्त दिख रही है तो ये पूरा ही कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। ये अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान है, इजराइल है और उधर अमेरिका है, अब ये पूरे देश इसमें घसीटे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ईरान हमला करके ये साबित कर रहा है कि इस वक्त जहां जहां पर बेसेस हैं अमेरिका के, उनको वो नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से वो इस युद्ध को इंटेंसिफाई कर रहा है। एक बार फिर से वापस लौटते हैं और देखिए, हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ईरान क्या क्या कर सकता है। तो ईरान जिस तरह से इसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसमें अब तो ये इनका जो मिलिशिया, जो इनके वॉरफेयर वाले हैं, अगर इराक में भी वो यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर रहे हैं, अन्य जगहों पर करते हैं, तो ये और भी एस्केलेशन ही माना जाएगा। एस्केलेशन हो रहा है अजरा जी, और एक चीज़ और साथ में हो रही है कि यूएनएससी से भी गुहार लगाई जा रही है कि युद्ध को रोकिए। आई थिंक ईरान की स्ट्रेटजी यही है कि इतना ज़्यादा देशों को इन्वॉल्व कर दें, इतने हमले करना शुरू कर दें थ्रू द प्रॉक्सीज एंड मिसाइल्स, कि अपने आप में एक हाहाकार समझे और सब लोग कहें। और तेल की जो बंदी होगी आप जानते ही हैं, अगर वहाँ से बंद हुआ, और आपने इसको उसमें देखिए, रशिया को आपने सैंक्शन किया हुआ है। नाउ नोबडी कैन बाय फ्रॉम रशिया, जबकि पहले रेजिम में यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने हेल्प किया। अरागची का, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के, इजराइल यूएस को हमले का करारा जवाब देंगे। आज तक में हमारी सहयोगी गीता मोहन से इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा था कि अगर ऐसी नौबत आती है तो हम अंत तक लड़ेंगे, और जहां से अमेरिका हमला करेगा वहीं जवाब देंगे। तो देखिए, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं क्यों हमला आज कर रहा हूं इन मुस्लिम देशों पर। रमजान का पाक महीना है, और इस रमजान के पाक महीने में अगर ईरान हमला कर रहा है इराक में अल हरीर एयरबेस पे, अल सलेम एयरबेस पर, कुवैत में, कतर में, यूएई में एयर बेसिस पर या सैन्य बेसिस कह लीजिए अमेरिका के, उस पर हमला कर रहा है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जहां से यूएस हमला करेगा वहां पर हम हमला करेंगे। और इस बीच चाइना की तरफ से ये खबर आ रही है कि खामेनेई के घर पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे खामेनेई, ये कहा जा रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीर चाइना ने जारी की है, और चाइना की खुफिया एजेंसी का दावा है कि सीधा खामेनेई के घर पर हमला किया गया था, लेकिन खामेनेई उस वक्त वहां पर नहीं थे, ये उनका कहना है। खामेनेई के घर पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर है ये, जो चाइना ने जारी की है।
हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे खामेनेई, ये चाइना का दावा है। जल्दी से उसका जनरल सिन्हा, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। फर्स्ट स्ट्राइक जो था वो खामनेई के घर में गया था। द फर्स्ट स्ट्राइक 3 बॉम्ब फटे थे, तीनों खामनेई के घर पे। हाँ, नहीं, पहला खामनेई के यहाँ गया था और बाकी 2 अलग गए। और ये चाइना ने क्यों रिलीज किया है, इसका रीजन समझिए आप। चाइना ने इसलिए किया है क्योंकि खामनेई जो है एक शिया और मुसलमानों के एक बड़े टॉप लीडर हैं, और ये इंस्टिगेशन है जो बाकी मुसलमान हैं या तो शिया हैं, चाहे और भी जो उनको फॉलो करते हैं। के सपोर्टर्स, खामनेई के ऐसा नहीं है कि सपोर्टर्स है नहीं ईरान में खामनेई के, अभी भी है। ईरान में नहीं है सिर्फ, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये एक इंस्टिगेशन है कि आप अभी जो है ये लड़ाई खामनेई और उनके सपोर्टर्स की इन वेस्टर्न पावर्स के साथ है या गल्फ कंट्रीज के साथ में। ये बहुत डेलिब्रेट है। वाई शुड, क्यों चाइना ने इसको दिखाया है ऐसे। हालांकि अभी क्योंकि इसको सोशल मीडिया के हवाले से बहुत वायरल किया जा रहा है, इस हवाले से इसको दिखाया गया है, और ये चाइना की तरफ से जारी की हुई तस्वीर जो कि कई जगहों पर वायरल की जा रही है वो हमने दिखाई है। थोड़ा सा इसकी पुष्टि के लिए अभी हमें और इंतजार करना चाहिए कि वाकई ये इस तरह का हमला हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक अमेरिका और इजराइल इसको ये दावा नहीं करते, और वो तो खुले में, भाई वो तो वहां पर रिजीम चेंज के लिए ही इतने दिनों से वो लगे हुए हैं, तो ऐसे में जब तक वो इस बात को नहीं कहते हैं कि भाई हमने वहां पर हमला किया है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम से कम इसकी पुष्टि का हमें इंतजार करना चाहिए।